Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to talk about इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टेप वाइज ले जाएंगे, चाहे वो फिर कैडावरिक एनाटॉमी हो, चाहे फिर वो लिविंग एनाटॉमी हो, सरफेस एनाटॉमी हो, या जितनी भी ब्रांच ऑफ एनाटॉमी आते हैं उन सब को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे, या हर एक स्ट्रक्चर को, जितने भी आपके चैप्टर्स एनाटॉमी में हैं हर एक चैप्टर को हम सिलेबस वाइज और स्टेप वाइज पढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बस उससे पहले हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो जो एनाटॉमी टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक टर्म से निकला है जो एनाटॉम कहलाती है, एनाटॉम। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनाटॉम, जिसका मतलब होता है डाइसेक्शन, जिसका मतलब होता है डाइसेक्शन। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एनाटॉम, जिसका मतलब होता है डाइसेक्शन। और ये एक और ग्रीक टर्म से निकली है जिसका मतलब होता है एनाटोमिनो, एनाटोमिनो। ये दो ग्रीक टर्म से निकला है, एनाटॉम और एनाटोमिनो। एनाटॉम का मतलब होता है डाइसेक्शन और एनाटोमिनो का मतलब होता है टू कट ओपन और टू कट अप। So anatomy is derived from Greek word anatom, which means dissection. जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को पढ़ने को हम एनाटॉमी कहते हैं। So what is anatomy? Anatomy is that branch of medicine, it is that branch of science which deals with the study of structure, which deals with the study of स्ट्रक्चर। जब हम किसी चीज के स्ट्रक्चर को पढ़े उसे एनाटॉमी कहते हैं। अब इस चीज की रिलेशन क्या है बाकी चीजों के साथ, इसको भी हम एनाटॉमी कहते हैं। सपोज के तौर पे अगर आप हार्ट पढ़ते हो, हार्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, इसे कहते हैं एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। तो अब एनाटॉमी ऑफ द हार्ट जब आप पढ़ रहे हो, यानी हार्ट की स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, इसे तो एनाटॉमी कहते हैं। लेकिन इस हार्ट की रिलेशन क्या है एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ, इसे भी हम कहते हैं एनाटॉमी। सो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट इज रिलेशन टू अदर स्ट्रक्चर्स। सो किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को पढ़ना इसे एनाटॉमी कहते हैं, और उस चीज की फंक्शंस क्या है, फंक्शंस के बारे में पढ़ना उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। सो व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाइल एज फिजियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ मेडिसिन व्हिच डील्स विद इट्स फंक्शन। जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े एनाटॉमी कहते हैं, जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़े इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि लोअर क्लासेस में हम हिस्ट्री पढ़ते थे, तो उसके साथ एक और सब्जेक्ट होता था जियोग्राफी। तो जियोग्राफी क्या करता था, ये हमें लोकेशन बताता था, पोजीशन बताता था, एक चीज़ किसी चीज़ की पोजीशन बताता था। जिस तरह हिस्ट्री में जियोग्राफी है उसी तरह फिजियोलॉजी में एनाटॉमी है। तो फिजियोलॉजी एक्ट्स लाइक हिस्ट्री एंड एनाटॉमी एक्ट्स लाइक जियोग्राफी। सो याद रखें, फिजियोलॉजी क्या होती है, फंक्शंस, एनाटॉमी क्या होती है, स्ट्रक्चर। जब हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को पढ़े एनाटॉमी कहते हैं, जब हम किसी चीज़ के फंक्शंस को पढ़े इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। अब याद रखें, जो टर्म एनाटॉमी है ये दी थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल ने क्या दी थी, इसने टर्म एनाटॉमी दे डाली थी। सो द टर्म एनाटॉमी वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। लेकिन एरिस्टोटल को फादर ऑफ एनाटॉमी का खिताब नहीं मिला, एरिस्टोटल को इसका खिताब नहीं मिला। द फादर ऑफ एनाटॉमी वाज हीरोफिलस। हीरोफिलस को एनाटॉमी का फादर कहा जाता था। क्यों इसको एनाटॉमी का फादर कहा जाता था वो हम हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी में पढ़ेंगे। हिस्ट्री एनाटॉमी में कौन सी डेवलपमेंट्स आई, कहाँ से एनाटॉमी आई, कहाँ से एनाटॉमी ले आई, कौन सी चेंजेस इसमें आई, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखें कि जो टर्म एनाटॉमी है ये एरिस्टोटल ने दी थी, लेकिन एनाटॉमी का जो फादर है, फादर ऑफ एनाटॉमी इज हीरोफिलस। लेकिन याद रखें एनाटॉमी में तो चेंजेस आती रहती है। अब मॉडर्न एनाटॉमी आई ना, तो मॉडर्न एनाटॉमी का जो फादर था वो था एंड्रियस वेसेलियस। Andreas Vesalius is the father of modern anatomy, father of
मॉडर्न एनाटॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कौन था? एंड्रियस वेसेलियस। और टर्म किसने दी थी? एरिस्टोटल ने। हेरोफिलस फादर ऑफ एनाटॉमी और एंड्रियस वेसेलियस क्या था? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी पे की ओर चलते हैं। जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं एनाटॉमी कहते हैं, फंक्शंस को पढ़ते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। और जो फिजियोलॉजी की टर्म थी, फिजियोलॉजी की टर्म दी थी जीन फर्नेल। So the term physiology was given by Jean Fernel and जो father of physiology था वो था एरबैक्ट हेलर। एरबैक्ट हेलर जो था वो फिजियोलॉजी का फादर था। इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फिजियोलॉजी में दिया था। क्या कंट्रीब्यूशन दिया था वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखें एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर व्हाइल एज फिजियोलॉजी डील्स विद इट्स फंक्शन। जब हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं एनाटॉमी कहते हैं, जब हम उसकी फंक्शंस को पढ़ते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। चले अब हम ब्रांच की ओर चले जाएंगे, यानी हम स्कोप ऑफ एनाटॉमी देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही समझ लो। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी जिसको पता होगा उसकी बेस क्लियर है, जिसको पता नहीं है उसका एनाटॉमी में कुछ नहीं होने वाला, यानी उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चले हम चलते हैं ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के ब्रांच क्या है, या इसको आप कह सकते हो स्कोप ऑफ एनाटॉमी। स्कोप और ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। चलिए हम ब्रांच और स्कोप ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप डिफरेंट बुक्स की ओर जाओगे, डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करोगे तो आप वाकई कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि डिफरेंट बुक्स ने इसको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब किया है। चाहे आप टाटोरा की ओर जाओगे, चाहे आप रॉस एंड विल्सन की ओर जाओगे, या आप बीडी चरासिया ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है, चाहे आप मोरीज एनाटॉमी की ओर जाओगे। तो डिफरेंट बुक्स को कंसल्ट करने के बाद शायद आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए एक नया तरीका चुना है। इन सब बुक्स को कंसल्ट करके एक इजी वे ढूंढी है ताकि आप सबको समझ आ जाए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। देयर आर डिफरेंट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के बहुत सारी ब्रांच है। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, एनाटॉमी स्ट्रक्चर के बारे में डील करती है। जब हम किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, अब जाहिर सी बात है, या तो वो चीज़ बड़ी होगी यानी हम नेकेड आई से देख सकते हैं, या तो वो चीज़ छोटी हो सकती है, इतनी छोटी होगी कि हम उसके स्ट्रक्चर को नेकेड आई से नहीं देख सकते। दो बातें हैं, या तो वो चीज़ मैक्रो होगी यानी बड़ी होगी, हम इजीली नेकेड आई से उसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। स्टोमक है, नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। सो जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चीज़ों के स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ना है, ऑर्गन्स को पढ़ना है या क्या पढ़ना है, ऑर्गन सिस्टम को पढ़ना है, अगर वो चीज़ें बड़ी है, मैक्रो है, लार्ज है, यानी हम नेकेड आई से देख सकते हैं तब स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, या वो छोटी है तब स्ट्रक्चर को पढ़ना है। जब चीज़ें बड़ी होंगी यानी मैक्रो मैक्रो मैक्रो। अब देखिए, अगर हम बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों के स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, या मैं ऐसे कह दूं कि जब हम नेकेड आई से स्ट्रक्चर को पढ़े, इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, यानी जब हम स्ट्रक्चर को नेकेड आई से स्टडी करें। इसे हम ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा ग्रॉस एनाटॉमी। और याद रखें, यूजुअली ये वाली एनाटॉमी में हम यानी ये वाला रूल, ये वाला जो ब्रांच है, ये हम डेड बॉडीज़ में अप्लाई करते हैं, यानी डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट करते हैं। डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट, लिविंग बॉडी को तो डाइसेक्ट नहीं कर सकते। विविसेक्शन वो भी एक क्रिमिनल्स में किया जाता था, वो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल याद रखें, डाइसेक्शन यूजुअली हम डेड बॉडीज़ में करते हैं। डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट करते हैं, फिर हम उनमें से ऑर्गन्स को निकालते हैं, ऑर्गन सिस्टम को, जो भी हमने जिस चीज़ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ना होगा उसको हम बाहर निकाल के उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सो ये किन में हम अप्लाई करते हैं? डेड बॉडीज में। इसीलिए इसे कहा जाता है कैडावर एनाटॉमी। Cadaver anatomy. So the first branch of anatomy is macroscopic anatomy. Gross anatomy इसे कहते हैं, और इसे हम कहते हैं cadaveric anatomy. दूसरी चीज है उसे हम कहते हैं microscopic anatomy.
माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ही को हम पहले उठाने वाले हैं जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल याद रखें माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी उन चीजों के स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ना है जिसे हम नेकेड आई से नहीं पढ़ सकते, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। सो इसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में या तो हम सेल को पढ़ेंगे या तो हम टिश्यूज को पढ़ेंगे। जब हम सेल को पढ़ेंगे इसे साइटोलॉजी कहते हैं और जब हम टिश्यूज को पढ़ेंगे इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब ये ब्रांच, इसके बाद क्या क्या ब्रांच है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम फर्स्ट ब्रांच पे आते हैं, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब पहले नाम लिख लेते हैं। तीसरा है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। फोर्थ है लिविंग एनाटॉमी। फिफ्थ है सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी। सिक्स्थ है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। और सेवेंथ यहां पे देखे एप्लाइड एनाटॉमी, applied anatomy. So there are different branches of anatomy: macroscopic anatomy, microscopic anatomy, developmental anatomy, living anatomy, surface anatomy, radiographic anatomy and applied anatomy. हम पहले पे चलते हैं macroscopic anatomy। यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब है जब हम लॉरी स्ट्रक्चर्स को पढ़े। सिंपल सी बात है, जब हम लॉरी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, एक बॉडी को, एक डेड बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स बाहर निकालते हैं, फिर पढ़ते हैं उन स्ट्रक्चर्स को, इसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या इसे हम ग्रॉस एनाटॉमी भी कहते हैं और इसे हम कैडावर एनाटॉमी भी कहते हैं, क्योंकि डेड बॉडीज को ही हम डाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए जो ग्रॉस एनाटॉमी में है, ग्रॉस एनाटॉमी है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच। जब हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे या तो हम स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ेंगे, या तो हम रीजन वाइज पढ़ेंगे, रीजन वाइज पढ़ेंगे यानी हेड को अलग पढ़ेंगे, नेक को अलग पढ़ेंगे, एब्डोमेन को अलग पढ़ेंगे, फोर लिम्ब्स को अलग पढ़ेंगे। रीजन वाइज अगर हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे, रीजन वाइज तो एक रीजन को पहले पढ़ेंगे फिर दूसरे रीजन को पढ़ेंगे। सो रीजन वाइज अगर हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं इसे हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, इसे कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। सपोज के तौर पे हम पढ़ते हैं हेड एंड नेक। मैं डेंटिस्ट की एग्जांपल दूं, जो डेंटिस्ट होते हैं क्योंकि उनको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ ही डील करना होता है, हेड के साथ या दांतों के साथ ही डील करना होता है, इसीलिए उनको पहले किसकी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है? उनको पहले फर्स्ट ईयर में, अगर आप देखोगे डेंटिस्ट को, उनको फर्स्ट ईयर में किसकी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है? हेड की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, एक रीजन की एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। इस वाली एनाटॉमी को हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, क्योंकि हम इसमें रीजन वाइज एनाटॉमी पढ़ते हैं, रीजन वाइज हम स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। दूसरी होती है सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी का मतलब होता है जब हम सिस्टम वाइज एनाटॉमी पढ़ेंगे, सिस्टम वाइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम वाइज अगर हम एनाटॉमी पढ़ेंगे इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी, इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। सपोज के तौर पे मैं सपोज क्या कहूं, मैं इसको फर्दर डिवाइड करता हूं, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांच, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांच। एक होता है सोमैटिक एनाटॉमी, सोमैटिक एनाटॉमी। दूसरा होता है, पहला सोमैटिक एनाटॉमी, दूसरा होता है वाइसरल एनाटॉमी, वाइसरल एनाटॉमी, और तीसरा होता है ऑपरेटिव एनाटॉमी, ऑपरेटिव एनाटॉमी। सोमैटिक एनाटॉमी, वाइसरल एनाटॉमी एंड ऑपरेटिव एनाटॉमी। सोमैटिक एनाटॉमी में हमारा आता है या तो हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे या स्केलेटल सिस्टम, मैं सीधे लिखूं स्केलेटल सिस्टम, या तो हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी,
या तो हम इसमें पढ़ते हैं मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में, मसल्स के बारे में, जिसे हम मायोलॉजी कहते हैं, या इसमें हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी, जिसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। अब देखिए सिस्टम वाइज पढ़ रहे हैं ना, स्केलेटल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहां पे देखिए मस्कुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं मायोलॉजी कहते हैं। स्किन को पढ़ रहे हैं यानी स्किन को पढ़ रहे हैं यानी इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। अब देखिए ये था सोमैटिक। इसके बाद है वाइसरल। वाइसरल ज्यादा डीप पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। सपोज के तौर पे हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आप पल्मोनोलॉजी कहते हो। या हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको आप या तो गायनाकोलॉजी कहते हो या एंड्रोलॉजी कहते हो। फीमेल्स के बारे में पढ़ोगे तो गायनाकोलॉजी कहते हो, मेल्स के बारे में पढ़ोगे तो एंड्रोलॉजी कहते हो। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी वाइसरल एनाटॉमी में आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको आप कहते हो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ते हो। इन सारों को एक साथ जब हम वाइसरल एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं, इन सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, इसे कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी, called as स्प्लैंक्नोलॉजी। यानी एक बात याद रखें, अब हम पढ़ रहे थे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कैडावरिक एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, कैडावरिक एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें दो चीजें आती है। एक बात कहना मैं भूल गया कि अगर आप मोरीज एनाटॉमी कंसल्ट करोगे, उसने सरफेस एनाटॉमी को रीजनल एनाटॉमी में ही इंक्लूड किया है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जो बीडी चौरासिया है बहुत ज़बरदस्त उसने डिस्क्रिप्शन दिया है। उसने सरफेस एनाटॉमी को इन दो में इंक्लूड नहीं किया है, उसने सरफेस एनाटॉमी को एक अलग पार्ट बता दिया है, तो वो हम अलग ही देखेंगे। फिलहाल आप याद रखें मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में दो चीज़ें आती है, रीजनल एनाटॉमी आती है और सिस्टेमिक एनाटॉमी आती है। रीजनल एनाटॉमी रीजन वाइज पढ़ेंगे, जैसे हेड और नेक। सिस्टेमिक एनाटॉमी यानी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इनको हम कहते हैं रेस्पेक्टिवली ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। और जब आप वाइसरल एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हो, डीपर ऑर्गन्स के बारे, डीपर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, पल्मोनोलॉजी जिसको कहते हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेल्स में पढ़ोगे तो गायनाकोलॉजी, फीमेल्स में पढ़ोगे तो गायनाकोलॉजी, मेल्स में पढ़ोगे तो एंड्रोलॉजी। अब देखें इन सारों को जब हम वाइसरल एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हो, चाहे रेस्पिरेटरी या रिप्रोडक्टिव या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, इन सब को कहते हैं स्प्लैंक्नोलॉजी। अब देखिए ऑपरेटिव सिस्टम, ऑपरेटिव एनाटॉमी, जिसको एक और नाम से जाना जाता है रेगुलेटरी एनाटॉमी से इसीलिए कहा जाता है कि इसमें हम उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जो इन बाकी एनाटॉमी, बाकी सिस्टम्स को, चाहे वो सोमैटिक सिस्टम हो या वाइसरल सिस्टम हो, इन सिस्टम्स को वो कंट्रोल करते हैं। यानी रेगुलेटरी एनाटॉमी या ऑपरेटिव एनाटॉमी में हम उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जो वाइसरल एनाटॉमी को भी कंट्रोल करते हैं, जो सोमैटिक एनाटॉमी को भी कंट्रोल करते हैं, यानी जो स्केलेटल सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं, डर्मेटोलॉजी यानी स्किन को भी कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा सिस्टम आता होगा इसमें आता है नर्वस सिस्टम, या इसमें आप कार्डियोलॉजी कहोगे, कार्डियोलॉजी। ये वो सिस्टम्स हैं जो बाकी इन सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है रेगुलेटरी एनाटॉमी। अब देखिए मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को हमने कवर किया। यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो एनाटॉमी होती है, यानी जब हम लार्ज स्ट्रक्चर्स को पढ़े, ये तो छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये हमें इजीली नेकेड आई से दिख सकते हैं, तो जब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़े जो हमें नेकेड आई से दिखे, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े, इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसे ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यूजुअली हम डायसेक्ट डेड बॉडीज को करते हैं,
जिसे डाइसेक्शन कहते हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कैडावरिक एनाटॉमी। अब ये इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, रीजनल एनाटॉमी जब हम रीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, और सिस्टमिक एनाटॉमी जब हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, सोमैटिक सिस्टम, वाइसरल सिस्टम एंड ऑपरेटिव सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। तो ये था पहला ब्रांच ऑफ एनाटॉमी जिसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब दूसरी ब्रांच की ओर चलते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। चले अब हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा ब्रांच जो इसका है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब जब हम उन स्ट्रक्चर्स, उन चीज़ों के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें नेकड आई से नहीं दिखते, बल्कि हमने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो सेल जो हमारा पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी अब हमने सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, अब हमने टिश्यू के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है। जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे इसे साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। जब हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं इसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ structure of a cell is called as cytology, while as the study of tissues is called as histology। यहाँ तक समझ आई? So this was all about microscopic anatomy। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं चला जाऊँगा, सेल के ब्रांच वो फिर टिश्यूज़ के ब्रांच वो हम अलग से चैप्टर्स को उठाएंगे और अलग से हम स्ट्रक्चर्स को सीधे पढ़ेंगे। तो ये था माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब हम तीसरा चलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब देखें डेवलपमेंटल एनाटॉमी, कई बुक्स का कहना है कि जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी है इसमें हम एम्ब्रियो को पढ़ते हैं टिल 8 वीक्स, क्योंकि 8 वीक्स तक ही हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं। आफ्टर द 8th week is over, it's called as fetus। 8th week के बाद इसे fetus कहा जाता है। अब कई बुक्स का कहना है कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी का मतलब होता है कि जब हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़े, जब हम एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को पढ़े, इसीलिए डेवलपमेंटल एनाटॉमी को एक और नाम दिया गया है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी। लेकिन कई बुक्स का कहना है कि नहीं, इसमें हम सिर्फ एम्ब्रियो के बारे में नहीं पढ़ते, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को पढ़ना जिसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, और दूसरा फीटस के स्ट्रक्चर को पढ़ना, फीटस के स्ट्रक्चर को पढ़ना जिसे हम फीटोलॉजी कहते हैं। सो इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी आती है, इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी आती है, इसमें फीटोलॉजी भी आती है। यानी 8 वीक्स तक एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को पढ़ना एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा, 8th वीक के बाद फीटस के स्ट्रक्चर को पढ़ना फीटोलॉजी कहलाएगा। एम्ब्रियोलॉजी के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना, फीटस के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना, दोनों को एक साथ हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। लेकिन फिर से अगर मैं कह दूं कि बीडी चौरासिया ने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट लिखा है कि उसने नहीं लिखा एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना फिर फीटस के बारे में पढ़ना, उसने सीधे लिखा है प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट। यानी जब बेबी विद इन द वोम है, यानी पार्चुरेशन से पहले के डेवलपमेंट को पढ़ना, पार्चुरेशन के बाद वाले डेवलपमेंट को पढ़ना, यानी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड बिफोर बर्थ सारा डेवलपमेंट पढ़ना, कौन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी डेवलपमेंट आई है, इसीलिए तो डेवलपमेंटल कहते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सा क्या क्या डेवलपमेंट आई है। जब एम्ब्रियो था उस वक्त स्ट्रक्चर क्या था, जब ये फीटस बना उस वक्त क्या डेवलपमेंट आई स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को पढ़ना। फिर जब बेबी बॉर्न हुआ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, फिर जब बेबी बॉर्न हुआ बाद में स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डेवलपमेंट आई, स्ट्रक्चर को पढ़ते रहना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें दोनों चीजें आती है, प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब याद रखिए यहाँ पे एक चीज, अगर हम ये बात को माने कि प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट, फिर हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में लिविंग एनाटॉमी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग एनाटॉमी का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में एनाटॉमी को पढ़ना। क्योंकि यूजुअली अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो डेड बॉडीज थी उनको डाइसेक्ट कर रहे थे, फिर स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे।
डेड बॉडीज की। लेकिन अब क्या है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़े, चाहे फिर वो पाल्पेशन से पढ़े, कैसे पढ़े, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को पढ़े, उसे लिविंग एनाटॉमी कहते हैं। अब याद रखें, अगर हम प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट यहाँ पे कहेंगे, इसमें तो बेबी बिफोर बर्थ आएगा और आफ्टर बर्थ भी उसकी डेवलपमेंट को पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो दोनों चीजें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम इसमें लिविंग एनाटॉमी भी कई हद तक इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो हम अलग पढ़ेंगे। लिविंग एनाटॉमी में क्या क्या आता है, फिलहाल आप याद रखें, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अभी तक हमने 3 ब्रांच ऑफ एनाटॉमी पढ़े, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब चलते हैं एक और ब्रांच ऑफ एनाटॉमी पे, जिसे हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी का मतलब होता है, सरफेस से ही पता चलता है, सुपरफिशियल, इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है, सुपरफिशियल एनाटॉमी। इसे सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम डीपर ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। सुपरफिशियल का मतलब डीपर नहीं होता, बट इसमें हम डीपर ऑर्गन्स को पढ़ते हैं बाय टचिंग द सुपरफिशियल एरिया, यानी हम स्किन को टच करके हम डीपर ऑर्गन्स को स्टडी कर सकते हैं, बाय ईदर बाय पाल्पेशन, by auscultation, by percussion, by inspection, whatever you say। चाहे आप पाल्पेशन की वजह से पढ़ो, ऑस्कल्टेशन, परकशन, या फिजिकल एग्जामिनेशन, हम सीधे कहेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब मैं समझा दूं एग्जाम्पल के तौर पे होती क्या है सरफेस एनाटॉमी। अब किसी बंदे की जो टिबियल बोन है, जो लेग में होती है, टिबियल बोन है, अब या कोई भी बोन है, कोई भी बोन है, अब आपने देखना है कि क्या बोन फ्रैक्चर हुई है या नहीं, फ्रैक्चर नहीं हुई है। दोनों में 2 चीज़ें देखनी है, फ्रैक्चर हुई है कि नहीं हुई है। अब आप क्या करोगे, अब आप कंटिन्यूटी देखोगे, अब आप जो अपना हैंड है पाल्पेट करोगे बोन पे, कहाँ पे ये हुई है फ्रैक्चर। जहां पे आपको डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पे बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। तो आप जो बीनीथ द स्किन जो स्ट्रक्चर्स है, उनको आप स्टडी कर सकते हो बाय टचिंग द स्किन, क्योंकि आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, कंटिन्यूटी है कि नहीं है। इसी तरह आप डिफरेंट ऑर्गन्स को पाल्पेट, एब्डोमिनल एरिया को पाल्पेट कर सकते हो, या आप डिफरेंट रीजन्स को पाल्पेट कर सकते हो। जुगुलर नॉच अब यहाँ पे जो देखने को मिलता है, तो डिफरेंट एरियाज को आप चेक कर सकते हो, इधर बाय पाल्पेशन और दीज डिफरेंट प्रोसेस, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह। तो इस वाली एनाटॉमी को हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं कि सरफेस एनाटॉमी का मतलब होता है डीपर ऑर्गन्स को, यो बीनीथ द स्किन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको पढ़ना बाय टचिंग द स्किन और बाय टचिंग द सुपरफिशियल एरिया। तो ये थी सरफेस एनाटॉमी। अब देखिए सरफेस एनाटॉमी को इंक्लूड मैंने कहा था रीजनल एनाटॉमी में किया है किसने, मूरीज एनाटॉमी ने इसको रीजनल एनाटॉमी में इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि आप ये लिविंग पर्सन्स में भी देख सकते हो और डेड पर्सन्स में भी देख सकते हो, तो इसीलिए उसने इसको कैडावर एनाटॉमी में इंक्लूड किया है। लेकिन जो ये है बीडी चौरासिया, इसने इसको अलग किया है, क्योंकि दोनों में देख सकते हो, इसीलिए अलग ब्रांच है। जिसमें भी आप देखोगे, बस आपने क्या करना है, सुपरफिशियल एरिया को टच करना है, सुपरफिशियल एग्जामिनेशन की वजह से आपने डीपर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। इसे हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का सिंपल मतलब यह है कि डीपर ऑर्गन्स, यानी जो स्किन के बीनीथ स्ट्रक्चर्स है, उनको स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना by touching the superficial area skin. So this was all about surface anatomy. सरफेस एनाटॉमी के बाद हमने शायद बोला था, सरफेस एनाटॉमी के बाद हमने बोला था रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, शायद रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होता है कि आपको पता है पहले क्या किया जाता था, जो पहले एनाटॉमी
यानी पहले जब एनाटॉमी पढ़ते थे हिपोक्रेट्स के ज़माने में, तो या हीरोफिलस के टाइम पे, ग्रीक टाइम पे जब पढ़ते थे एनाटॉमी को, तो डाइसेक्ट करना पड़ता था, डाइसेक्शन करना पड़ता था। लेकिन अब जो मॉडर्न एनाटॉमी है इसमें बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आया, बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हुई है। अब हम विदाउट डाइसेक्शन भी एनाटॉमी पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक सीटी स्कैन्स या एंडोस्कोपी है, या बहुत ज़्यादा जो आप ये रेडियोग्राफिक टेक्निक्स जो है उनकी वजह से आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हो। एक्सरेज की वजह से आप स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हो, और एक्सरेज की वजह से या जो बाकी रेडियोग्राफिक टेक्निक्स है, सीटी स्कैन वगैरह, इनसे आप स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हो। इस वाली एनाटॉमी को हम कहते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। सो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हम एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था एप्लाइड एनाटॉमी। एप्लाइड एनाटॉमी को आप क्लिनिकल एनाटॉमी भी कहते हो, क्लिनिकल एनाटॉमी। यहां पे क्लिनिकल एनाटॉमी या एप्लाइड एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो हम क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी डिजीज रिलेटेड। शॉर्ट अल्फाज में डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट तरीके से लिखा है, शॉर्ट अल्फाज में आपको समझाने के लिए मैं कह दूं कि डिजीज रिलेटेड जिस भी स्ट्रक्चर को पढ़ा जाए, सपोज के तौर पे आप डॉक्टर के पास गए, क्लिनिक्स में गए, अब आप किसी डिजीज से गुजर रहे हो, अब उस डिजीज के रिलेटेड जिस भी स्ट्रक्चर को वो पढ़ रहा है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। सपोज के तौर पे अब आपके घुटने में दर्द है, आपके नी में दर्द है, आपकी नी में पेन हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास चले गए, तो अब जो डॉक्टर है वो क्लिनिकल एनाटॉमी का मतलब होता है अब उसको जो है नी का स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए। नी का स्ट्रक्चर के पढ़ने को हम क्या कहेंगे इस वक्त, क्लिनिकल एनाटॉमी, या क्लिनिकल बेस्ड एनाटॉमी जो होती है उसे हम कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। सो याद रखें, क्लिनिकल एनाटॉमी में हम सरफेस एनाटॉमी का इस्तेमाल करते हैं, सरफेस एनाटॉमी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पाल्पेशन यहाँ पे इस्तेमाल होती है, परकशन इस्तेमाल, फिजिकल एग्जामिनेशन इस्तेमाल हो रही है ना यहाँ पे, सो फिजिकल एग्जामिनेशन इस्तेमाल हो रही है, सो ये क्लिनिक्स में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सरफेस एनाटॉमी इज यूज्ड इन क्लिनिकल एनाटॉमी। सो आगे चलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट एनाटॉमी एंड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने जा रहा है, हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी पे जाने से पहले मैं एक बार समराइज कर दूं कि हमने आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। एनाटॉमी क्या होती है? दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो फंक्शंस के साथ डील करे। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े एनाटॉमी कहते हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़े फिजियोलॉजी कहते हैं। फिर हमने एनाटॉमी के ब्रांच पढ़े, फिजियोलॉजी के ब्रांच अभी नहीं पढ़े। फिर हमने एनाटॉमी के ब्रांच पढ़े। एनाटॉमी के ब्रांच में हमने पहला पढ़ा मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, उसके बाद पढ़ा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, फिर पढ़ा हमने डेवलपमेंटल एनाटॉमी, फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंटल एनाटॉमी के बाद हमने पढ़ा सरफेस एनाटॉमी, फिर लिविंग एनाटॉमी, और उसके बाद हमने पढ़ा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, और लास्ट में हमने पढ़ा अप्लाइड एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में शायद कहना भूल गया, लिविंग एनाटॉमी मतलब होता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी को पढ़े उसे लिविंग एनाटॉमी कहते हैं। इसमें डाइसेक्शन वाइसेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ना है, इसे हम कहते हैं लिविंग एनाटॉमी। तो दिस वाज ऑल अबाउट branches of anatomy. Let us move towards the next and very important and interesting topic, history of anatomy. इससे पहले मैं कह दूं कि जिस लफ्ज़ के साथ भी हिस्ट्री आता है लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, it will look attractive and it will not seem as boring. ये आपको बोरिंग नहीं दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको जब आप हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। So let us move towards the history of anatomy. चलिए अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में। जब हम हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम हिपोक्रेट्स का नाम सुनते हैं। तो हिपोक्रेट्स जो है इसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था, फादर ऑफ मेडिसिन, और इसको कहा जाता था वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। क्योंकि फाउंडर ऑफ एनाटॉमी बहुत सारे थे तो ये फाउंडर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता था, इसको फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। He was called as the founder of anatomy.
फादर ऑफ मेडिसिन इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस वक्त तक ये कंसेप्ट था कि जो भी बंदा बीमार होता है तो ये उसके गुनाहों की सजा होती है। तो बंदा गुनाह करता है, इंडिविजुअल गुनाह करता है, उसको उसकी सजा मिलती है। तो ट्रीटमेंट का वो नहीं सोचते हैं। तो ट्रीटमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले जो है हिपोक्रेटस ने लाया था, और जो वो मिथ थी वो इसने तोड़ दी थी, क्योंकि इसने दिया था हिपोक्रेटिक ऑथ, जो आज भी पढ़ी जाती है। मेडिकल स्टूडेंट जब एडमिशन करते हैं तो वो आज भी हिपोक्रेटिक ऑथ पढ़ते हैं, जिसमें कहा जाता है डू नॉट हार्म टू द पेशेंट, या पेशेंट की जो प्राइवेसी हो उसको मेंटेन वगैरह करना है, हिपोक्रेटिक ऑथ में पढ़ा जाता था। तो एक तो इसने हिपोक्रेटिक ऑथ दी, और इसने हिमोरल थ्योरी दी, हिमोरल थ्योरी इसने दी। और हिमोरल थ्योरी में इसने 4 चीजें बता दी कि ये चीज अगर होगी तो फिर इंसान का टेम्परामेंट कैसे होगा, क्योंकि वो थ्योरी फिर बाद में डिस्कार्ड हुई। लेकिन इस थ्योरी की वजह से इसने क्या किया, वो मिथ इसने डिस्कार्ड की। कौन सी मिथ? कि जो बंदा होता है गुनाह करता है उसको उसकी सजा मिलती है, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, वो मिथ इसने तोड़ दी थी। और जिसकी वजह से मेडिसिन फिर वजूद में आ गया, और इसीलिए इसे कहा जाता था फादर ऑफ मेडिसिन। तो इसके बाद जब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। अब देखिए प्लेटो जो था, प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि एक इंडिविजुअल में 3 सोल्स होते हैं, देयर आर 3 सोल्स इन इंडिविजुअल, और एक होता है हार्ट में, दूसरा होता है ब्रेन में, और तीसरा होता है लिवर में। सो इसने कहा कि जो हर इंडिविजुअल में 3 सोल्स होते हैं, एक हार्ट में होता है, एक ब्रेन में होता है, एक लिवर में होता है। इसे कहा जाता है प्लेटो ट्राइपॉड, और इसमें इसने एक और बात कही कि जो हार्ट होता है इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, और ब्रेन को कहा इसने इट इज द सेंटर ऑफ इमोशन। अब देखिए इतना उल्टा इसने कहा कि ब्रेन जो होता है इट इज द सेंटर ऑफ इमोशन, इसने उल्टी बात कही। ब्रेन जो होता है सेंटर ऑफ इमोशंस होता है, और जो हार्ट होता है इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। टोटली अपोजिट है इसके और इसके। सो ब्रेन सेंटर ऑफ इमोशन, हार्ट जो है इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एरिस्टोटल ने क्या कहा? एरिस्टोटल ने जो ये प्लेटो का जो कंसेप्ट था इसको इसने डिस्कार्ड किया, और कहा कि जो इंडिविजुअल होता है इसमें जो ये हार्ट होता है, हार्ट इज द सेंटर ऑफ इमोशन, हार्ट सेंटर ऑफ इमोशन होता है। इसने कहा था ब्रेन सेंटर ऑफ इमोशन होता है। एरिस्टोटल ने कहा नहीं, हार्ट सेंटर ऑफ इमोशन होता है। और क्या कहा? ब्रेन जो होता है, ब्रेन जो होता है ये क्या करता है? इट इज बाथड इन अ फ्लूइड, इट इज बाथड इन फ्लूइड। यहां तक तो बात सही थी, ये तो फ्लूइड में बात होता है ब्रेन, बायोलॉजी तो आपने पढ़ी होगी। तो ब्रेन जो होता है इट इज बाथड इन फ्लूइड। लेकिन इसके साथ एक गलत बात इसने कही। इसने क्या कहा कि जो ब्रेन होता है इट कूल्स डाउन ब्लड, जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसको कूल डाउन करने के लिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसको उस ब्लड को कूल डाउन करता है ब्रेन। तो यहां पे एरिस्टोटल फंस गया। पहली बात इसने कही कि जो हार्ट होता है इट इज द सेंटर ऑफ इमोशन, दूसरा इसने कहा कि जो ब्रेन होता है इट इज बाथड इन अ फ्लूइड, और ये सिर्फ एक काम करता है, वो ये कि ये ब्लड को कूल डाउन करता है। तो यहां तक था एरिस्टोटल। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हीरोफिलस। अब देखिए हीरोफिलस है, इसे मैंने कहा, इसे कहा जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी। इसे फादर ऑफ एनाटॉमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहला वो बंदा है जिसने ह्यूमन बॉडी पे डाइसेक्शन किया। सो द डाइसेक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी वाज फर्स्ट डन बाय हीरोफिलस, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एनाटॉमी। सो पहला डाइसेक्शन जो है वो हीरोफिलस ने किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी। और साथ ही इसने एक और बात कही थी, इसने कहा था ब्रेन is the seat of intelligence.
क्योंकि हार्ट इज द सेंटर ऑफ इमोशन, ये एरिस्टोटल ने पहले कहा। इसके बाद ये आया, इसने कहा ब्रेन इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि ये दो बातें इसने कही, इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ एनाटॉमी। हेरोफिलस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एनाटॉमी। और क्यों? क्योंकि इसने पहले डायसेक्शन का काम किया, जो पहले ह्यूमन बॉडी डायसेक्ट हुई वो हेरोफिलस ने की थी। और साथ साथ इसने क्या कहा, ब्रेन इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेरोफिलस। इसके बाद एक और साइंटिस्ट वजूद में आ गया जिसका नाम था गैलेन। सबसे पहले कौन आया? हेरोफिलस। उसके बाद कौन आया? गैलेन। और जो गैलेन था इसने डीप स्टडी की स्ट्रक्चर्स पे, इसने डीप स्टडी की डाइसेक्टेड स्ट्रक्चर्स पे, इसने डीप स्टडी की। लेकिन जो इसका जो काम था, बहुत समय तक इसका काम जो है वो मशहूर रहा। और इसके काम करने के बाद 1300 साल इसका काम चलता रहा। और इस वाली एज को कहते हैं गैलेनिक एज। आफ्टर यानी गैलन के बाद 1300 साल 1300 ईयर्स इसका काम जो है वो चलता रहा। और इस वाली एज को कहा जाता है गैलेनिक एज। अब देखें, लेकिन जो गैलन था इसने बहुत डीप स्टडी की थी स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसने कुछ इमेज ड्राइंग्स वगैरह भी बनाई थी। लेकिन एक गलती इसने अपनी ड्राइंग्स में की कि इसने कंपेयर किया एनिमल्स को। ही कंपेयर्ड ह्यूमंस विद अदर मैमल्स। यानी इसने जो ड्राइंग्स बनाई वो इसने मैमल्स की बनाई थी। मैमल्स को इसने डाइसेक्ट किया था, डेड बॉडीज को डाइसेक्ट इसने किया था। और जो स्ट्रक्चर्स ने देखे थे इसने सारों में एक कॉमन लिया कि ह्यूमंस में भी यही है, बाकी एनिमल्स में भी यही है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो ह्यूमंस में एनाटॉमी है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स। और इस वाली एनाटॉमी को मैं कहना भूल गया, इस वाली एनाटॉमी को हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी मींस व्हेन वी आर कंपेयरिंग द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमंस विद द एनाटॉमी ऑफ द एनिमल्स, इट्स कॉल्ड एज कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो ये वाली गलती गैलन कर बैठा और इसीलिए इसका फिर आगे नहीं चला। सो डिस्कार्ड हो गया इसका कंसेप्ट भी। तो आगे चलते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट था लियोनार्डो दा विंची। यहां से असल काम स्टार्ट होता है। लियोनार्डो दा विंची। अब देखिए जो लियोनार्डो दा विंची है, इसे आप एनाटॉमिस्ट कहो, इसे आप मैथमेटिशियन कहो, इसे आप फिजिशियन कहो, इसके बारे में आप कुछ भी कहो, यह बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दे गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। क्या कंट्रीब्यूशन दिया इसने डाइसेक्शन जो है, इसने डाइसेक्शन करके इसने बहुत ज्यादा ड्राइंग्स बनाई, इसने बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए। यूजुअली इसने 30 ह्यूमंस को डाइसेक्ट किया। ही डाइसेक्टेड ऑल अबाउट 30 ह्यूमंस। और इसने कुल कितने डायाग्राम्स बनाए? कुल इसने 750 डायाग्राम्स बनाए। ही डाइसेक्टेड 30 ह्यूमंस एंड फॉर्म्ड एंड मेड हाउ मेनी ड्राइंग? 750 डायाग्राम्स। और इसका काम इतना मशहूर हो गया कि ये वर्ज पे पहुंच गया ब्लड सर्कुलेशन के। ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करने के वर्ज पे पहुंच गया, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर नहीं कर पाया। ब्लड सर्कुलेशन इतना काम इसने किया कि अगर थोड़ा मेहनत और कर लेता तो ये सर्कुलेशन को भी डिस्कवर कर पाता, लेकिन इसने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर नहीं किया। इसीलिए इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे ने क्या किया? ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर की। लेकिन यहां पे कंसेप्ट में विलियम हार्वे फंस गया। किस कंसेप्ट में? कि इसको आर्टरीज का भी पता था, इसको वीन्स का भी पता था। अब आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वीन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो मॉर्फोलॉजिक ये जो है विलियम हार्वे कंफ्यूज हो गया। मिसिंग लिंक इसको मिल गई कि अगर आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो आर्टरीज और वीन्स के दरमियान कोई ऐसी वेसल होनी चाहिए जहां पे ब्लड जो है एक्सचेंज होता है। तो कैपिलरीज का कंसेप्ट इसको नहीं था, कैपिलरीज डिस्कवर नहीं हुई थी, कैपिलरीज का कंसेप्ट इसको बिल्कुल भी नहीं था। इस ब्लड सर्कुलेशन
सर्कुलेशन तो इसने डिस्कवर की कि वीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट से निकलता है ब्लड, वो आर्टरीज में चला जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो आर्टरियोल्स में चला जाता है, फिर वो वहां पे जाता है कैपिलरीज में। लेकिन कैपिलरीज का कंसेप्ट इसको नहीं था, इसको डायरेक्ट कंसेप्ट था वीन्स का कि फिर आर्टरीज में कहां जाता है, वीन्स में, विन्यूल्स में, फिर वीन्स में, फिर हार्ट में वापस पहुंच जाता है। बीच में इसको जो कैपिलरीज की लिंक थे वो मिसिंग थी, इसको कैपिलरीज का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। तो ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन बट ही डज नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ कैपिलरीज। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मॉलफिजी। मार्सिलो मॉलफिजी इसके बाद आया और इसी ने डिस्कवर की कैपिलरीज। ही डिस्कवर्ड कैपिलरीज और ब्लड सर्कुलेशन की जो पूरी प्रोसेस है इसने अच्छे से अंडरस्टैंड करवाई, किसने, मॉलफिजी ने। और इन सब के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम था एंड्रियस वेसेलियस। इसको हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ही फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी है। एंड्रियस वेसेलियस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। किसको, एंड्रियस वेसेलियस को फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी सारी की सारी थ्योरीज थी इसने डिस्कार्ड कर डाली। कहा अरे भाई क्या मॉलफिजी, अरे क्या गैलेंस का बता रहे हो। इसी ने गैलेंस की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि गैलन ने क्या किया था, उसने कंपेयर किया था एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में। इसने कहा भाई नहीं, एनिमल्स का अलग है, ह्यूमंस का अलग है। इसने सारी थ्योरीज को डिस्कार्ड किया और एनाटॉमी को फिर से एक बार स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के स्ट्रक्चर्स यानी स्ट्रक्चर्स को एक बार फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और चूंकि इसने फिर से दोबारा से इसने एनाटॉमी को डीपली स्टडी किया, इसीलिए इसको रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी। ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी और ही इज कॉल्ड एज द रिफॉर्मर ऑफ एनाटॉमी। अब देखिए क्यों इसको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता था। एक तो इसने पुरानी थ्योरीज डिस्कार्ड की, दूसरा इसने क्या किया, इसने अपने हाथों से डाइसेक्ट किया, डाइसेक्शन इसने खुद डाइसेक्शन की। इसीलिए अगर आज भी मेडिकल स्टूडेंट्स को एनाटॉमी पढ़ाई जाए, उन्हें खुद कहा जाता है कि खुद डाइसेक्ट करो, क्योंकि जब तक ये खुद डाइसेक्ट नहीं करेगा इसको स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा। तो डाइसेक्ट कोई और करे, स्ट्रक्चर हम पढ़े, ऐसे स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब स्टूडेंट खुद डाइसेक्ट भी करे और खुद ही स्ट्रक्चर को पढ़े तब उसको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसीलिए इसने डाइसेक्ट भी खुद किया और स्ट्रक्चर को खुद स्टडी किया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। और उस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त वाक़ा है कि जब इसने डाइसेक्शन का काम किया, खुद डाइसेक्ट करना स्टार्ट किया, तो फिर इतना ये मशहूर हो गया कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने बंदूक को मारना स्टार्ट किया, क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट किया, या जो इनोसेंट से या जो कमजोर बंदे थे उनको मारना स्टार्ट किया। तो फिर उनको डाइसेक्ट किया जाता था। एक मशहूर वाक़ा है जिसका नाम था बुर्क एंड हेयर जो थे ये दो रेस्टोरेंट में काम करते थे। इनका अपना रेस्टोरेंट था, ये रेस्टोरेंट चलाते थे। तो जिस भी कमजोर बंदे को देखते थे, चाहे बूढ़े को देखते थे, कमजोर बंदे को देखते थे, तो टपका डालते थे, खत्म करते थे, किल कर देते थे। और फिर क्या करते थे, फिर उस डेड बॉडी को ये बेचते थे उस वक्त के सबसे जबरदस्त फिजिशियन को, जिसका नाम था रॉबर्ट नॉक्स। और रॉबर्ट नॉक्स फिर डाइसेक्ट करता था इन बॉडीज को जो इन्होंने स्टील की थी, वर्क एंड हेयर ने स्टील की थी, उनको रॉबर्ट नॉक्स फिर डाइसेक्ट करके उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ता था। और ये इतना ज्यादा दहशत फैल गई उस वक्त यूनाइटेड किंगडम्स में, और इसकी वजह से एक एक्ट आया जिसको कहते हैं वॉरबर्टन एक्ट 1832। वॉरबर्टन एक्ट 1832। अब हम उस एक्ट को नहीं पढ़ेंगे, सिंपल मैं समझा दूं कि उस एक्ट में फिर डील दी गई और कहा गया कि जो डेड बॉडीज है उन्हीं को डाइसेक्ट किया जाए, क्योंकि ये तो
ये क्या कर रहे थे, ये अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये किल कर रहे थे और फिर डाइसेक्ट करते थे। इसीलिए फिर एक्ट बनाया गया कि डेड बॉडीज को डाइसेक्ट किया जा सकता है, ये लीगल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मेंडल, आपने पढ़ा होगा मेंडल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिए। फिर चार्ल्स डार्विन आया, चार्ल्स डार्विन ने फिर कोहराम मचा दिया। कौन सा कोहराम मचा दिया, उसके लिए आप मेरे वीडियो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे जाइए और देखिए डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टिल देन वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।